नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम रीट के लिए और पटवारी के लिए अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा है उनके लिए ऑनलाइन क्लासेज लेकर आ रहे हैं। वो आपके लिए अच्छी साबित होगी। उन सभी के लिए, उन सभी प्रतियोगियों के लिए हम एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जो आपको घर बैठे आपको पढ़ने के लिए हम जो मटेरियल है वो ऑनलाइन उपलब्ध करा रहे हैं। तो दोस्तों, हमने इससे पहले रीट की तैयारी, उसके लिए हिंदी की क्लास ली थी। आज भी हम उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने क्या क्या जाना था उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। उसके बाद में हमारा आज का टॉपिक तत्सम तद्भव शब्द है, उनको हम आज प्रारंभ करेंगे। उसके बारे में जानेंगे दोस्तों कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं और तद्भव कैसे बने हैं, इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर आज अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आपने हमारे इस सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ यूट्यूब के इस लिंक को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जहां पर आपके मित्र आपसे जुड़े हुए हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो, ये हमारी क्लास है वो रामबाण साबित होगी। अच्छे तरीके से हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी आपके मित्र हैं उन सभी तक पहुंचा दीजिए, ताकि उनको इस बात का फायदा मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी में हम रीट, प्री-डीएलएड, पीटीईटी एवं पटवारी, जितने भी हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए हम लोगों ने जो हिंदी आती है, हमारे लिए हिंदी का बहुत ही अच्छा वेटेज है। उसमें हम पूरे के पूरे अंक हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, रीट में, सीटेट में ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें हिंदी भी एक अपना नंबर रखती है। हिंदी के भी मार्क्स है वह दूसरे सब्जेक्ट के बराबर ही आते हैं और हिंदी में हम पूरे के पूरे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सफलता की यही सर्वश्रेष्ठ कुंजी है। जैसे कि रीट के लिए हम हिंदी और मैथमेटिक्स और सेकेंड लैंग्वेज, इनमें तो हम कम्प्लीटली पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और मैं प्रयास करूंगा कि आपको हिंदी में पूरे के पूरे नंबर दिलाऊं, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूं, ताकि आपका पेपर, एग्ज़ाम पेपर जब भी आपको मिले, उसके सारे के सारे जो प्रश्न है वो आपको ऐसे लगे कि हमने उस वीडियो में वहाँ पर देखा था, पढ़ा था, समझा था। तो उसका आंसर आप बिना हिचकिचाए, बिना सोचे समझे एकदम से कर सको, ऐसा हम आपको योग्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या जाना था। तो दोस्तों, हम बात करते हैं तो पिछली क्लास में हमने शब्द विचार को प्रारंभ किया था, शब्द विचार को शुरू किया था और इसमें हमने शब्द ज्ञान है उसका अच्छे से ओवरव्यू देखा था कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, और शब्द है वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, किन किन आधार पर बने हैं। तो सबसे पहले हमने लिए थे, पहला जो हमारा प्रकार था वो हमने लिया था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर
स्रोत के आधार पर हमने लिया था। ये शब्द हमारे पास मुख्य रूप से 4 प्रकार से हमने इन पर बात की थी। आज हम इनसे आगे बात करेंगे दोस्तों। क्या बात करेंगे उसको हम जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो उत्पत्ति है, शब्दों का जो उद्भव है, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, और वर्तमान समय की जो हमारी हिंदी भाषा है उसका इतना समृद्ध वो शब्दकोश है वो हम कैसे प्राप्त कर सके। और आज हमारे पास हिंदी के ऐसे अनगिनत शब्द है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो हिंदी का ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो हमारे लिए हम निःशब्द हो जाए। तो हिंदी भाषा एक अथाह सागर है, उसके बहुत सारे शब्द है। तो हम जानते हैं कि वो शब्द किस किस कैटेगरी में हैं, कहाँ कहाँ हैं और हिंदी में कैसे आए, उनकी हिंदी में आने की जो प्रक्रिया थी वो क्या रही, तो उसके बारे में हम आज जानते हैं दोस्तों। तो अब हम जानते हैं कि सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द है वो कितने प्रकार के हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं हम तत्सम शब्द है जो हमारे हिंदी में सबसे पहले शब्द है तत्सम शब्द। इसके बारे में हम अच्छे तरीके से आज की हमारी क्लास तत्सम और तद्भव पर आधारित होगी। दूसरे हमारे जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। क्या है दोस्तों? तद्भव। तीसरे जो हमारे पास शब्द है दोस्तों वह है देशज शब्द। कौन से हैं दोस्तों? देशज शब्द। और चौथे शब्द है हमारे पास विदेशी शब्द। कौन से हैं दोस्तों? विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। इन सभी शब्दों के बारे में हम विधिवत तरीके से हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो प्रकार है उन पर ही रहेगा। और एक अन्य जो प्रकार है वह है संकर शब्द। संकर शब्द या फिर हम इसे मिश्रित शब्द भी कहते हैं। मिश्रित शब्द। तो दोस्तों इन सभी के बारे में जितने भी ये हमारे उत्पत्ति के आधार पर शब्द है उन सभी शब्दों के बारे में हम आज गहराई से अच्छे तरीके से हम प्रयास करेंगे समझने का, ताकि यहाँ से एक क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम पेपर में अच्छे से मिले। और वो जो पेपर है उसमें से एक प्रश्न यहाँ से जो आएगा उसको आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। उसका एक भी अंक आपके लिए कितना मायने रखता है, तो वो एक भी अंक यहाँ से नहीं कटना चाहिए। जैसे कि हमने बात की कि 30 से 30 मार्क्स आपको प्राप्त करने हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन आपकी एक ही जिम्मेदारी है कि आप निरंतरता बनाए रखिएगा। यदि हम ऑनलाइन वीडियो या सेशन नहीं ला पाते हैं तो प्लीज़ आप पिछले वीडियो को अच्छे तरीके से वापस देख लीजिएगा, क्योंकि निरंतरता सबसे ज़रूरी है हमारे जीवन में। जैसे हमने कई बार एक दुआ है उसे भी सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़ीमती होत सुजान, ये रसरी आवत जात तेरे सिल पर पड़त निशान। तो निरंतर प्रयास से आप कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे इंग्लिश में हम देखते हैं कि एक पॉसिबल होता है और उसका अपोजिट वर्ड होता है वह इम्पॉसिबल होता है। तो यदि हम अपने देखने का नज़रिया है कि इम्पॉसिबल का अर्थ क्या होता है और पॉसिबल का अर्थ क्या होता है, यदि हम उसको अच्छे तरीके से समझे तो इम्पॉसिबल भी खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल खुद कह रहा है कि मैं पॉसिबल हूँ। तो हर चीज़ को नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए हमें निरंतरता ज़रूरी है। हमारे जीवन में निरंतरता सबसे अहम पार्ट है। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले तत्सम शब्द उसके बाद में तद्भव शब्द ये दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है तो अब हम इसको ये आपने समझ लिया है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम इन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं दोस्तों कि ये तत्सम शब्द और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द हम किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना अनिवार्य है दोस्तों कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ।
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा की जननी है वह संस्कृत है। संस्कृत से हिंदी बनी है, तो इसका क्या विकास कर्म रहा होगा, विकास कर्म क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं कि संस्कृत से हिंदी कैसे बनी। इन सभी के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। तो दोस्तों, हम हिंदी का सबसे पहले जानते हैं इसका विकास कर्म। तो पहले हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमारी आदि भाषा है वह संस्कृत थी। ये भी दो प्रकार की थी, एक वैदिक संस्कृत थी। कौन सी थी? वैदिक। और एक लौकिक संस्कृत थी। इन दोनों का अर्थ क्या है दोस्तों? इन दोनों का अर्थ है कि ये वेदों वाली संस्कृत थी, वेदों की संस्कृत, और ये लोक जनमानस की, आम जनता की, जो लोगों की भाषा थी, लोगों की भाषा, लोगों की। तो इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हमारे पास लिखित रूप में वेद आए, और वेदों की भाषा थी वो संस्कृत थी। वैदिक में वेद धन इक है, इक प्रत्यय लगने से वैदिक बना है। तो ये वेदों की भाषा थी संस्कृत। वेदों के बाद में एक वेदों की, ऋषि मुनियों की वेदों की भाषा थी, उसके बाद में लौकिक भाषा बनी। इसके बाद में ये धीरे धीरे संस्कृत से ये पाली भाषा बनी। कौन सी बनी दोस्तों? पाली। पाली के महत्वपूर्ण ग्रंथ है बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के जो इतिहास है, उसके जो ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, वे पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली से दोस्तों प्राकृत भाषा बनी। कौन सी बनी? प्राकृत। प्राकृत के है जो जैन मुनियों के, जैन धर्म के जो ग्रंथ है, जैन धर्म के ग्रंथ है, वह इस पाली प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा बनी दोस्तों। कौन सी बनी? अपभ्रंश भाषा। प्राकृत से अपभ्रंश भाषा बनी, और अपभ्रंश से हिंदी का निर्माण हुआ दोस्तों। ये हिंदी का हमारा अपभ्रंश से हिंदी और उर्दू का जन्म हुआ, निर्माण हुआ दोस्तों। शौर सैनी अपभ्रंश जो अपभ्रंश का ही एक पार्ट्स है, तो शौर सैनी अपभ्रंश से हमारे पास हिंदी बनी। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारे पास तत्सम शब्द है दोस्तों, तत्सम शब्द क्या है, उनका अर्थ क्या है, उसको जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक की विकास यात्रा हमें समझ में आ गई है कि ये संस्कृत भाषा से हिंदी कैसे बनी, ये कितना टाइम पीरियड लगा, हजारों वर्षों का समय था उसमें। संस्कृत से पाली में आई, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश से हिंदी बनी। ये विकास यात्रा हमारे लिए दिलचस्प है, ये हमें समझ में आ गया है दोस्तों। अब हम इससे आगे की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द। कौन से शब्द दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, जिसमें हम लेंगे इसका पहला पार्ट तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द, ये हमारा आज का प्रकरण रहेगा दोस्तों, तत्सम और तद्भव शब्द। तो अब हम शुरुआत करते हैं बिना रुके दोस्तों। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, यदि अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके हर मित्र को इसकी सूचना मिले। और ये सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप इनको कभी नहीं भूलोगे। आपको ऐसे याद करा दूंगा कि आप एग्ज़ाम हॉल तक क्या अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। दूसरों को भी बताओगे दोस्तों कि कैसे तत्सम तद्भव को पढ़ा जाता है। तो अब हम बिना देरी किए, तत्सम और तद्भव है वो दोनों शब्दों को हम साथ में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले तत्सम शब्द का जो अर्थ है उसे हम जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं तत्सम शब्द। कौन से शब्द दोस्तों? तत्सम शब्द। और सबसे पहले इनका अर्थ जानते हैं। तो ये हमारे पास दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। कौन से बने हैं दोस्तों? इन दोनों शब्दों में संयोग हुआ है। तत् का मतलब है उसके, किसके? उसके। सम का मतलब है समान, सम्मान या जैसा।
ये दोस्तों बात आपको समझ में आ गई है कि उसके जैसा या उसके समान। ये किसके समान है या किसके जैसा है, इसको किसी कई विद्यार्थी हम मुझे पूछते हैं कि उसके जैसा मतलब किसके जैसा क्या। तो अब हमारी बात हो रही है प्रकरण के अनुसार शब्द की, तत्सम शब्द की। तो उसके सम्मान मतलब किसके सम्मान दोस्तों, तो उसकी जननी, किसी भाषा की जननी भाषा के समान। किसी भाषा की जननी, किसी भाषा है उसकी जननी, भाषा की जननी, किसी भाषा की जननी के शब्द। तो मतलब आप मुझे बताइएगा कि हमारी भाषा है हिंदी, कौन सी भाषा है दोस्तों, हिंदी। और हिंदी की जननी भाषा कौन सी है दोस्तों, हिंदी की जननी है संस्कृत। ये हमने अभी बात की। तो संस्कृत भाषा है वह हिंदी की जननी है, तो उसके सम्मान, जननी के सम्मान। तो हिंदी की जननी संस्कृत है, तो संस्कृत के जितने भी शब्द है, जो संस्कृत भाषा के जितने भी शब्द है वो हमारी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तत्सम शब्द कहते हैं। ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं दोस्तों कि मूल भाषा के शब्द। कौन से शब्द, मूल भाषा के शब्द। मूल भाषा, हिंदी की मूल भाषा कौन सी है दोस्तों, हिंदी की मूल भाषा है संस्कृत। और संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया है। इसका एक लाइन में हम कहें तो किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जो उसी की जननी भाषा के ज्यों के त्यों इस भाषा में प्रयुक्त होते हो। मतलब हिंदी के संदर्भ में हम बात करें तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द है और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इससे आगे की बात करते हैं कि तद्भव शब्द, इसकी भी हम परिभाषा जानते हैं। तद्भव शब्द कौन से शब्द दोस्तों, तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्दों को हम जानते हैं। तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। तद्भव, तद्भव शब्द कौन से हैं दोस्तों। तो तद्भव का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो हमारे शब्द है वह तत्सम से, तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं जो संस्कृत के ऐसे शब्द थे जिनका रूप परिवर्तित हो गया और हमने अपने उच्चारण की जो सुविधा थी उसके अनुसार हमने उनके जो उच्चारण था उसको परिवर्तित कर दिया और अपनी हिंदी में प्रयोग करने लग गए। धीरे धीरे वह शब्द हिंदी के ही बन गए, हिंदी के ही शब्द है। उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों, अब हम इसको अपने हिंदी के संदर्भ में ही पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा के वह शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द, कौन से शब्द दोस्तों, संस्कृत भाषा के वे शब्द, किस भाषा के, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो उच्चारण या परिवर्तित होकर के, जो परिवर्तित होकर के, होकर मतलब है कि हमने अपनी सुविधा के अनुसार, किसके अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार, सुविधा अनुसार मतलब है कि सुविधा के अनुसार उच्चारण में, किसमें, उच्चारण में परिवर्तन करके, परिवर्तित, सुविधा अनुसार उच्चारण में परिवर्तित शब्द, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं दोस्तों। तद्भव शब्द कहते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई है दोस्तों। तद का मतलब होता है तद,
तद्भव, भव का मतलब उत्पत्ति होता है, तो तद्भव शब्द है संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर के मतलब है कि सुविधा के अनुसार उच्चारण में परिवर्तित शब्द जो हमने परिवर्तन कर दिया, परिवर्तित शब्द है, शब्दों का हमने परिवर्तित कर दिया और उच्चारण की जो सुविधा थी उसके अनुसार हमने हिंदी में प्रयुक्त कर लिया, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। ये शब्द हिंदी के शब्द है, हिंदी के शब्द है। ये उच्चारण कैसे बदला दोस्तों कि वर्तमान समय तक धीरे धीरे जब हिंदी की उत्पत्ति हुई तो हिंदी बनने के बाद में संस्कृत से हिंदी बनने में हजारों साल का समय लगा, लगभग 2500 वर्ष, 2500 वर्ष का समय लगा। उन समय में इतना जो समय हुआ, उन समय में जो शब्द थे संस्कृत के, कई लोग ऐसे थे उनको बोलने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई, तो उन्होंने क्या कहा कि अपनी सुविधा के अनुसार उनको परिवर्तित कर दिया। फिर वे शब्द उसी के रूप में रूढ़ हो गए, परिवर्तित होकर के उसमें रूढ़ हो गए। उन शब्दों का अर्थ फिर वही जानने लगा जो पहले संस्कृत में कुछ और नाम से जाने जाते थे। फिर उन शब्दों का अर्थ परिवर्तित हो गया और उनका जो उच्चारण है वो भी परिवर्तित हो गया और अर्थ वह का वही रहा। तो जो उच्चारण हमने परिवर्तित क्यों कहा, उसका जो उच्चारण था उसको परिवर्तित क्यों किया? क्योंकि हमें उसमें सुविधा होती थी। जब किसी भी शब्द को हम सुविधाजनक बना देते हैं, जैसे संस्कृत की एक बहुत बड़े शब्द होते हैं कि यहाँ से लगा करके पूरे बोर्ड पर आए, इतने लंबे लंबे एक शब्द होते हैं। तो उन शब्दों को क्या करते हैं हम अपने उच्चारण के अनुसार, सुविधा के अनुसार अपने हिसाब से टुकड़े कर लेते हैं, छोटे कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो कठिन उच्चारण में संस्कृत के शब्द थे वो धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियों को थोड़े थोड़े कठिन लगने लगे, तो उनका उच्चारण परिवर्तित कर दिया और वे शब्द थे। ऐसे ही हिंदी का निर्माण हुआ, वे शब्द हिंदी के कहलाए। तो उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारे पास जो हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न है वो कैसे आते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। तो हमारे पास हिंदी में ऐसे रीट में है या प्री डीएलएड में है या पीटीईटी में है, हमारे पास कैसे प्रश्न आते हैं उनकी प्रकृति के अनुसार हम आज जानेंगे। तो हमारे पास एक तो शब्द आता है कि कौन से प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन से शब्द तत्सम शब्द है, या निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, या कौन सा तद्भव है या कौन सा तद्भव नहीं है, या फिर तत्सम तद्भव दोनों साइड से दे दिए होते हैं, फिर क्रॉस करना होता है, क्रॉस मिलान करना होता है कि इसका तद्भव क्या है, इसका तत्सम क्या है। ये इस प्रकार के हमारे पास प्रश्न आते हैं दोस्तों। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि तत्सम शब्द है उनका हम पहचान कैसे करें। मोटे तौर पर देखेंगे कि तत्सम शब्दों की हम पहचान कैसे करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने वर्ण विचार पढ़ा था। वर्ण विचार का जब अध्ययन किया था तो तब हमने एक बात कही थी कि उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं हमारे पास। कौन से वर्ण होते हैं दोस्तों? उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कमेंट करके बताइए कि उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से हैं दोस्तों। तो एक तो अड़ है और अड़ व ढ दोस्तों। कौन कौन से हैं? अड़ व ढ है। ये कभी भी ये वर्ण है वे उत्क्षिप्त वर्ण कभी भी तद्भव शब्द में प्रयोग नहीं होंगे। कौन से शब्दों में प्रयोग नहीं होंगे दोस्तों? कभी भी तत्सम शब्द में प्रयोग नहीं होंगे। किस में नहीं होंगे दोस्तों? तत्सम शब्दों में प्रयोग नहीं होंगे। तत्सम शब्दों में प्रयोग नहीं होंगे मतलब समझ में आ गई दोस्तों कि यह शब्द, ये वर्ण, ये वर्ण, इन वर्णों वाले, इन वर्णों वाले शब्द हमेशा हमेशा हमेशा
तद्भव शब्द होंगे। कौन से होंगे दोस्तों? तद्भव शब्द होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों कि उत्क्षिप्त वर्ण है, उत्क्षिप्त वर्ण है जो हमारे पास ड़ एवं ढ, वो कभी भी तत्सम शब्दों में प्रयोग नहीं होंगे। ये शब्द ये वर्ण है वो जिस भी शब्द में प्रयुक्त होगा वह शब्द हमेशा हमेशा तद्भव ही होगा, वह कभी भी तत्सम नहीं हो सकता। ये 101% इज करेक्ट फॉर्मूला है। इसे आप याद कर लीजिएगा कि हम तत्सम एवं तद्भव में अर्थ है वह हम कैसे जान सकते हैं कि ये तत्सम है या तद्भव है। तो सबसे आसान तरीका है कि जिसमें अढ़ है वह हमेशा तद्भव होगा, और जिसमें ढ ढ के नीचे जो बिंदी है ढ वाली, ये दोनों वर्ण जिस भी शब्द में प्रयुक्त होंगे वह शब्द हमेशा तद्भव होगा, कभी भी तत्सम नहीं हो सकता। तो दोस्तों हम इनके कुछ उदाहरण जानते हैं कि इसके उदाहरण कौन से क्या क्या है कि ये इनके उदाहरण जानते हैं दोस्तों। उत्क्षिप्त वर्ण हमेशा तद्भव शब्दों में होते हैं, अब हम दोस्तों इनके अर्थ जानते हैं। सबसे पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं लिखूंगा कि इधर तत्सम शब्द लिखूंगा, कौन से लिखूंगा दोस्तों? तत्सम, और इसका फिर तद्भव लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा? तद्भव, क्योंकि सबसे पहले तत्सम थे, फिर तत्सम से तद्भव बने, तो सबसे पहले मैं तत्सम लिखूंगा फिर तद्भव लिखूंगा दोस्तों। तो इसके बाद में हमारे पास एक शब्द है कटु। क्या है दोस्तों? कटु। कटु शब्द है। कटु का जब हम बात करते हैं कि तद्भव क्या होगा दोस्तों, तो बताइएगा। कटु का तद्भव शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका सीधा सा तद्भव होगा कड़वा। कटु है वह तत्सम शब्द है, और कड़वा है इसके ये है वह तद्भव शब्द है दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं कि जब घट, एक हमारे पास शब्द है घट। क्या है दोस्तों? घट। बताइएगा घट का तद्भव शब्द क्या है दोस्तों? घट का घड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों? घट का घड़ा होता है। ये बात आपको समझ में आ गई है दोस्तों कि घट है, घट का घड़ा होता है, मतलब ये शब्द है वह, ये वर्ण है हमेशा तद्भव में आते हैं। अगला हमारा उदाहरण है दोस्तों घटी का। क्या है दोस्तों? घटी का। तो बताइएगा इसका तद्भव क्या होगा? घड़ी। इसका क्या होगा दोस्तों? घड़ी। अब हम और कुछ ऐसे तत्सम तद्भव शब्दों की बात करते हैं जिसमें उत्क्षिप्त वर्ण है वह हमेशा हमेशा के लिए तद्भव में ही आते हैं, तत्सम में नहीं आते हैं। तो अब हम इससे आगे की बात करते हैं। जैसे अगले वर्ण की बात करते हैं विकार। विकार का तद्भव क्या होगा दोस्तों? बिगाड़। क्या होगा? बिगाड़। विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? कि बिगाड़ हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक वृक्ष होता है वट वृक्ष। क्या होता है दोस्तों? वट वृक्ष। वट वृक्ष को हम हमारी हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? बड़ कहते हैं, बड़। वट को बड़ कहते हैं। तो इसे हम, ये हमारे हड़ था वह उत्क्षिप्त वर्ण था, उसका जब हमने तत्सम से तद्भव बने तो ये सारे के सारे हमारे पास किस में आए दोस्तों? ये तत्सम थे, और इससे जब ये बने तो तद्भव आए, और तद्भव में हमेशा हड़ आया, ये कभी भी तत्सम में नहीं आया दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं। हमारे पास एक और उत्क्षिप्त वर्ण है दोस्तों, कौन सा है? ढ। तो इसका हम बात करते हैं तो एक वृद्ध आदमी होता है। क्या होता है? वृद्ध। वृद्ध का हम बात करें तो इसका तत्सम शब्द वृद्ध है, तो इसका तद्भव क्या होगा दोस्तों? जब कोई भी व्यक्ति को हम कह देते हैं कि बूढ़ा। क्या कहते हैं?
बूढ़ा, तो ये भी तद्भव बना तत्सम का, तो इसको बूढ़ा। अब हम और बात करते हैं दोस्तों, एक उदाहरण इसका अंतिम और ले लेते हैं कि रोग होता है कुष्ठ रोग। कौन सा रोग दोस्तों? कुष्ठ रोग। कमेंट करके बताइएगा कि कुष्ठ का है वह तद्भव शब्द कौन सा, क्या होता है दोस्तों? तो हम मारवाड़ी में कहते हैं कोडिया, तो इसे कहते हैं कोड। तो दोस्तों ये बात आपको, जो हमने इस एक नियम बनाया था वह आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आपको जो ये शब्द मैंने समझाए हैं, ये शब्द जो वर्ण उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं वह हमेशा तद्भव शब्द में ही आते हैं। ये बात मैं आपको समझाना चाहता था। आशा करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। यदि एक दो उदाहरण इसके और ले लेते हैं दोस्तों, तत्सम तद्भव के, इसके हमारे पहले नियम के। अब हम दो तीन उदाहरण और लेते हैं। जैसे एक हमारे पास शब्द है दोस्तों अनार्य, अन्न धन आर्य, अनार्य। अनार्य का तद्भव शब्द क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। तो अनार्य का मतलब जो आर्य नहीं है, सभ्य नहीं है, तो उसे हम कहते हैं तद्भव में अनाड़ी। क्या कहते हैं दोस्तों? अनाड़ी। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं अगले शब्द की बात करता हूं दोस्तों, शाटिका। क्या है? शाटिका। शाटिका तत्सम शब्द है दोस्तों। इसका तद्भव शब्द क्या है, बताइएगा दोस्तों। इसका तद्भव शब्द है साड़ी। जो महिलाएं साड़ी पहनती है उसे हम, उसका तत्सम शब्द क्या है दोस्तों? शाटिका है। अब हमारे पास एक और शब्द है, जैसे कपाट, जिसे क्या कहते हैं? कपाट। जैसे कहते हैं केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे इतने बजे कपाट बंद होंगे। तो दोस्तों कपाट शब्द है वह तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि कपाट शब्द का है वह तद्भव शब्द क्या है दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं? किवाड़ कहते हैं, किवाड़। आशा करता हूँ कि ये जो नियम हमने एक अच्छे तरीके से बनाया था वह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है दोस्तों कि तत्सम और तद्भव शब्द है वह कौन कौन से हैं। अनुनासिक शब्द की बात करते हैं दोस्तों। अनुनासिक क्या होता है, इसको हम आसानी से समझते हैं कि चंद्र बिंदु होता है, जैसे ये होता है, इसे हम अनुनासिक कहते हैं। तो अनुनासिक है वह हमेशा, अनुनासिक हमेशा हमेशा तद्भव में प्रयुक्त होता है। अनुनासिक हमेशा तद्भव शब्दों में प्रयुक्त होता है, तद्भव शब्दों में प्रयुक्त होता है। जैसे उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं वह भी हमेशा तद्भव शब्दों में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे ही अनुनासिक शब्द होता है वह भी हमेशा तद्भव शब्द होता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अब हम इसके कुछ एक उदाहरण लेते हैं, समझते हैं कि ये कैसे तद्भव है और कैसे तत्सम नहीं है। तो दोस्तों इसका उदाहरण हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पहला जो शब्द हमारा होगा वह तत्सम होगा और दूसरा शब्द होगा वह तद्भव होगा। तो अब हम पहले ही बात करते हैं कि अंधकार। किस बात की करते हैं दोस्तों? अंधकार है वह तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा दोस्तों? तो अंधेरा होता है। क्या होता है दोस्तों? अंधेरा। इसके ऊपर जब ये अनुनासिक लगा तो ये भी तद्भव शब्द है दोस्तों। अब हम अगले शब्द की बात करते हैं दोस्तों। तो अंगुष्ठ कौन सा शब्द है दोस्तों? अंगुष्ठ है। अंगुष्ठ को हम हिंदी में, ये हमारा तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द क्या बना दोस्तों? आप बताइएगा कमेंट करके कि अंगुष्ठ का है वह तद्भव शब्द क्या है। तो इसका है अंगूठा। क्या है दोस्तों? अंगूठा इसका अर्थ होता है। तो ये भी अनुनासिक इसके ऊपर लगा हुआ है दोस्तों। अब हम ऐसे ही
कई ऐसे उदाहरण हैं जिनकी हम बात करते हैं। जैसे अगला जो शब्द है हमारे पास उच्च। क्या है दोस्तों? उच्च का हम तद्भव की बात करें दोस्तों तो इसका होता है ऊंचा। क्या होता है दोस्तों? ऊंचा। इसके ऊपर भी ये अनुनासिक लगा है। अनुनासिक का मतलब होता है कि चंद्र बिंदु जैसा आकृति हम उसके ऊपर बना देते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं दोस्तों, उष्ट्र। क्या है दोस्तों? उष्ट्र है। उष्ट्र का हम तद्भव करेंगे तो ऊंट होगा। क्या होगा दोस्तों? ऊंट। ये बात आपको समझ में आ गई है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे कई उदाहरण हैं। कुछ एक उदाहरण हम और लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगले उदाहरण की। लेते हैं अंचल। क्या लेते हैं दोस्तों? अंचल। अंचल का तद्भव क्या होता है दोस्तों, बताइएगा। तो अंचल का तद्भव होता है आंचल। आंचल 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 होता है। आंचल क्या होता है दोस्तों? आंचल। अब हम कई ऐसे उदाहरण लेंगे जिससे आपके मन में जो शंका है वह निश्चित रूप से दिल से हट जाएगी कि ये कैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कंटक की। कंटक का बताइएगा दोस्तों कि तद्भव क्या होता है। कंटक। कंटक का तद्भव होता है कांटा। क्या होता है दोस्तों? कांटा। जब हम बिना चप्पल पहने नंगे पांवों भागते हैं तो हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है। उसे तत्सम शब्द में कंटक कहते हैं और हमारे तद्भव में उसे कांटा कहते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा शब्द है कास। क्या है? कास। कास का हम तद्भव बताइएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है दोस्तों। तो खांसी। 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 खांसी होती है जब, अब हम विशेष, ये कोरोना का लक्षण है दोस्तों। जब खांसी होती है तो इसे हमें तद्भव शब्द खांसी कहते हैं और तत्सम शब्द है वह कास है दोस्तों। ऐसे ही कई उदाहरण हैं। जैसे अब हम लेते हैं अगला हमारा ग्रामीण या ग्राम लेते हैं। पहला शब्द ग्राम। तो ग्राम का क्या होता है दोस्तों? गांव। हम कहते हैं ना ये गांव है, तो कभी कभी ये ग्राम प्रयुक्त होता है, कभी कभी गांव प्रयुक्त होता है। जैसे रेवेन्यू विलेज, राजस्व ग्राम, राजस्व गांव, तो इसे हम ग्राम कहते हैं। अब हम लेते हैं ग्रामीण दोस्तों। क्या लेते हैं? अगला हमारा शब्द लेते हैं ग्रामीण। ग्रामीण का तद्भव क्या होगा दोस्तों? तो गंवार। 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 क्या होगा दोस्तों? गंवार। ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। ये आपसे ये सारे के सारे जो हमारे पास अनुनासिक वाले शब्द है वह सारे के सारे हमारे पास तद्भव शब्दों में पड़े हैं। तद्भव और ये तत्सम। ये बात आपको समझ में आ गई है। यदि आप चाहो तो और उदाहरण लूँ, नहीं तो आगे चलूँ। एक दो और उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों। 4-5 उदाहरण और ले लेते हैं। अब हमारा पास बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे शब्द है जो एग्जाम में भी आए हुए हैं, कन्फ्यूजन करने वाले शब्द भी है। तो पहले हम लेते हैं दोस्तों, मैं अगला शब्द लिखता हूँ गोधूम। क्या लिखता हूँ दोस्तों? गोधूम। गोधूम का क्या अर्थ होता है दोस्तों, आप बताइएगा। गोधूम का तद्भव शब्द क्या होता है? ये बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाला शब्द है और एग्जाम में भी बहुत बार आया है। विभिन्न प्रकार के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? तद्भव शब्द क्या होता है? तो इसका तद्भव शब्द गेहूं है। गेहूं। गेहूं। गोधूम। इसको कई बार हम गोधूली या गोमूत्र ऐसे करके अर्थ कर लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ होता है गेहूं। गेहूं। अब हम अगला शब्द लेते हैं दोस्तों छाया। क्या लेते हैं? छाया। छाया शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या है दोस्तों? छाहा। क्या है दोस्तों? छाहा। अब हम बात करते हैं कि हमारे गिनती के जितने भी संस्कृत की गिनती है हमारे पास, एकम, द्वा, द्वि, एकह, द्वि, ऐसे हमारे पास 5 को हम क्या कहते हैं संस्कृत में?
पंचम। क्या कहते हैं दोस्तों? पंचम। और इसका तद्भव करते हैं तो 5। क्या है? 5। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हम अगला शब्द एक और लेते हैं। संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है प्रतीच छाया। प्रतीच छाया, ये संधि से बना हुआ शब्द है प्रतीच छाया। प्रतीच छाया का तद्भव शब्द क्या होता है दोस्तों, बताइएगा। प्रति का मतलब होता है उसकी प्रति, छाया का मतलब होता है प्रति धन छाया। ये संधि का उदाहरण है, इसलिए च का आगम हुआ है। प्रतीच छाया, इसका हम कहते हैं परछाई। क्या है दोस्तों? प्रतीच छाया को हम क्या कहते हैं? परछाई। परछाई, ये बात आपको समझ में आ गई है दोस्तों। प्रतीच छाया को परछाई कहते हैं। अब हमारे पास अगला शब्द है वंशी। क्या है? वंशी। तो दोस्तों इसको हम वंशी, वंशी शब्द है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? बांसुरी कहते हैं। बांसुरी। क्या कहते हैं दोस्तों? बांसुरी, बांसुरी, बांसुरी। अब हम अगला शब्द लेते हैं मुख। मुख कहते हैं ना, चांद का मुखड़ा यार, जिसका मुख होता है ना, चांद सा मुख, अच्छा सा प्यारा सा। हर किसी की व्यक्ति को हम जानते हैं तो उसके मुख से ही जानते हैं, उससे ही उसकी पहचान हम जानते हैं कि ये इसका नाम है। नाम हम बाद में करते हैं, उस मुख से उसका कंडीशनिंग करते हैं कि ये इस मुख वाले आदमी का नाम ये है, इस मुख वाली औरत का नाम ये है। तो दोस्तों मुख को हम क्या कहते हैं? मुंह। मुंह। ऐसे कई शब्द है दोस्तों, एक दो शब्द और ले लेते हैं, फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं श्वास। होता है ना श्वास उश्वास। श्वास को दोस्तों बताइएगा आपकी तद्भव क्या कहते हैं? तो दोस्तों श्वास को तद्भव शब्द क्या है? श्वास है। दोस्तों एक आधा शब्द और ले लेते हैं, एक शब्द ले लेते हैं श्यामल। क्या है दोस्तों? श्यामल। श्यामल का अर्थ मतलब तद्भव शब्द क्या है दोस्तों? तो सांवला शब्द है। जो हमारे पास यहाँ पर सांवला रंग है, कहते हैं ना कि दो रंग होते हैं, तो ये तीसरा रंग है काला। दो रंगी होते हैं हमारे पास, वो विदेशों वाले लोग कहते हैं कि ब्लैक पर्सन। हमारे यहाँ पर काला आदमी कोई नहीं होता। दो कलर है, एक हमारे पास गोरा है, श्वेत वर्ण है, और दूसरा हमारे पास सांवला है। तो ये आपके अच्छी तरीके से अनुनासिक है, वह हमेशा तद्भव शब्दों में प्रयुक्त होता है। जिन शब्दों में जो अनुनासिक का प्रयोग होता है दोस्तों, वे शब्द है वो हमेशा तद्भव होते हैं, तत्सम नहीं होंगे। अब हम इससे आगे चलते हैं दोस्तों कि तत्सम शब्द होते हैं और कैसे पहचान कर सकते हैं हम कि ये तत्सम शब्द है। तो दोस्तों अगली पहचान है वह हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास अगली जो पहचान है हमारे पास, ये एक हमारे पास स्वर है। तो ये स्वर है वह री हमेशा हमेशा तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये री, इसकी मात्रा क्या होती है दोस्तों? हमने इसकी मात्रा के बारे में बात की थी। तो ये शब्द के नीचे लगता है। इसका उच्चारण हमारे यहाँ पर कई लोग मतलब यूनिवर्सल ये हो गया है कि इसकी मात्रा को हम गलत ही पढ़ते हैं, इसको भी र ही पढ़ते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि कू के बाद में र पढ़ते हैं, ऊ के बाद में र पढ़ते हैं। जैसे गुजरात महाराष्ट्र के लोग, जैसे कृपया होता है उसको कुर्पिया पढ़ते हैं, कुर्पिया। तो ये है, हम इसको र पढ़ते हैं, लेकिन इसका असल में अर्थ क्या होता है? री होता है दोस्तों। क्या होता है? री होता है। तो ये री है वह हमेशा
तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। ये री या री की जो भी मात्रा है वह जहाँ पर भी प्रयुक्त होती है वह शब्द हमेशा 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 तत्सम शब्द होगा। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हम इसके उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं अमृत। अमृत क्या होता है दोस्तों? अमृत जिसका हम तद्भव शब्द क्या होता है दोस्तों? अमीय। क्या है? अमीय। अब हम दूसरा शब्द लेते हैं दोस्तों। अमृत के बाद में हमारे पास गृह। क्या है? गृह। गृह का मतलब होता है घर। गृह। गृह। ये ग्रह नहीं है, ग्रह नहीं है, ये री है दोस्तों। गृह। गृह। अब हम अगला शब्द लेते हैं दोस्तों। हमारे पास ऐसे कई ऐसे शब्द है जिसमें री की मात्रा लगती है, या तो री का री ज्यों का त्यों आ जाता है, ऋषि है, ऐसे शब्द, या फिर री की मात्रा आ जाती है। तो ये शब्द हमेशा कैसे होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं दोस्तों। जैसे हम लेते हैं पितृ, मातृ, ऐसे कई शब्द है दोस्तों। पितृ, मातृ, इनका तद्भव शब्द क्या होता है दोस्तों? बताइएगा। तो इसका पितृ, पितर। अब मातृ शब्द का तद्भव शब्द क्या है दोस्तों? माता। इन सभी शब्दों को हम जानते हैं। तो जिन जिन में ये री की मात्रा आ रही है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं दोस्तों। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला शब्द है श्रृंगार। क्या है दोस्तों? श्रृंगार। श्रृंगार का तद्भव शब्द क्या होगा दोस्तों? बताइएगा। तो इसका तद्भव शब्द होता है सिंगार। क्या होता है दोस्तों? सिंगार। ऐसे शब्द ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है बात कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अब हम अगले और उदाहरण लेते हैं दोस्तों। एक लेते हैं कृषक। क्या लेते हैं? कृषक। कृषक का तद्भव क्या होता है दोस्तों? किसान। क्या होता है? किसान। कृषक का तद्भव होता है किसान। ऐसे ही शब्द एक और लेता हूँ मैं, घृत। घृत क्या होता है दोस्तों? घी। घी को हम घृत कहते हैं। ऐसे कई बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे पृष्ठ। पृष्ठ क्या होता है दोस्तों? पीठ। जो हमारी पीठ होती है उसे हम तत्सम भाषा में पृष्ठ कहते हैं दोस्तों। जैसे मृत्यु। क्या है दोस्तों? मृत्यु। मृत्यु को हम क्या कहते हैं? मौत। क्या कहते हैं दोस्तों? मौत कहते हैं। मृत्यु को हम मौत। श्रृंग। श्रृंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? श्रृंग। श्रृंग का अर्थ होता है सींग। ऐसे बहुत सारे अनेकों अनेक उदाहरण हैं जो हमारे सामने हमें जीवन में देखने को मिलते हैं। तो इनको तत्सम तद्भव में हम वर्गीकृत कैसे कर देते हैं दोस्तों? एक शब्द हम और ले लेते हैं, नृत्य। नृत्य को क्या कहते हैं दोस्तों? नाच। ये शब्द है वो हमें अनेकों अनेक बार हमारे जीवन में प्रयुक्त होते हैं। इनसे हमारा सामना होता है। जैसे भ्रातृ, भाई, श्रृंगार, सिंहार, ऐसे कई शब्द है जिसको हम लेते हैं, देखते हैं। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। जैसे यहाँ तक तो हमें मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने इसका अध्ययन किया है, तो ये 100% 100% ये नियम लागू होते हैं तत्सम तद्भव शब्दों को जानने में। अब ये मैं अब अगला नियम बताता हूँ। ये कहीं कहीं पर अपवाद के रूप में भी आ सकता है, लेकिन मेरा विश्वास है कि ये भी 100% कार्य करेगा तत्सम तद्भव में पहचान करने के लिए कि स्वर रहित जो स्वर रहित र है, स्वर रहित र, स्वर रहित र का मतलब होता है कि यह किसी शब्द के ऊपर ऐसे लगता है। स्वर रहित र है वह हमेशा हमेशा तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है दोस्तों। कहाँ होता है? ये शब्द हमेशा तत्सम शब्द होता है, तत्सम शब्द में प्रयोग होता है। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द।
ये बात आपको समझ में आ गई है दोस्तों। जो ये री है इसके बारे में हमने बात की। अब हम स्वर रहित र है उसके बारे में बात करते हैं। जो स्वर रहित होता है वह ऊपर चला जाता है। इनके बारे में भी हम बात करते हैं दोस्तों। इनके बारे में अगली क्लास में हम बात करेंगे कि जो री है, ये र है, ये रैप के नियम हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कौन सा र ऊपर जाता है वह स्वर रहित होता है या स्वर सहित होता है, या फिर जो पैर में पड़ता है वह स्वर रहित होता है या स्वर सहित होता है, या फिर इनमें कौन से वर्ण होते हैं वे स्वर रहित होते हैं और कौन से स्वर सहित होते हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। अब हम इस नियम के बारे में बात करते हैं और इसके कुछ एक उदाहरण जानते हैं कि कैसे तत्सम शब्द है और कौन से शब्द तद्भव है। इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो इनमें बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहला हमारा उदाहरण है अकार्य। क्या है? अकार्य। अकार्य। अकार्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? अकाज। अकाज वर्ण है वह अकार्य से अकाज बना है दोस्तों। कृपास। कृपास क्या है दोस्तों? कृपास का अर्थ होता है कपास। क्या होता है दोस्तों? कपास। कपास का अर्थ होता है कपास। अब हमारे पास ऐसा ही एक शब्द है कृपूर। कृपूर का अर्थ होता है दोस्तों कपूर। कपूर होता है ना जो मंदिर में देवताओं को चढ़ता है, धूप लगता है। अब हम बात करते हैं कर्ण। कौन सा है दोस्तों? कर्ण। कर्ण का अर्थ होता है हमारा कान। क्या होता है दोस्तों? जो कान है उसका तत्सम शब्द कर्ण है। अब हम ऐसा ही बात करते हैं धर्म। क्या है दोस्तों? धर्म। धर्म का धर्म। क्या है दोस्तों? धर्म का अर्थ तद्भव होता है धर्म। अब आम्रचूर्ण। क्या दोस्तों? आम्रचूर्ण। आम्रचूर्ण होता है उसका अमचूर। इसका तद्भव होता है अमचूर। क्या होता है दोस्तों? अमचूर। अब हम बात करते हैं गृध्व। क्या करते हैं दोस्तों? गृध्व। 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 गृध्व का अर्थ होता है गधा। क्या होता है दोस्तों? जो गधा होता है उसे गृध्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अब हम अगला इसका उदाहरण लेते हैं दोस्तों। कार्य। कार्य। कार्य को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसका तद्भव शब्द क्या है दोस्तों? काज। क्या है? कार्य, काज। कार्य, काज। अब हम बात करते हैं कृतरी। क्या दोस्तों? कृतरी। कृतरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसका तद्भव शब्द क्या होता है? कतरनी। क्या है? कतरनी। कतरनी को कृतरी कहते हैं। कृतरी। क्या कहते हैं दोस्तों? धैर्य। अगला हमारा शब्द है धैर्य। क्या है दोस्तों? धैर्य। सही लिख देता हूँ। धैर्य। धैर्य का तद्भव शब्द है वह धीरज होता है। कहते हैं ना धीरज बंधाना, ढाढ़स बंधाना। और अर्पण। अगला हमारा शब्द है अर्पण। अर्पण का पूरा जो तद्भव है अर्पण है। अर्पण क्या है दोस्तों? अर्पण। अर्पण का अर्थ तत्सम शब्द है अर्पण। अर्पण और तद्भव है अर्पण। क्या है दोस्तों? अर्पण। अब हम बात करते हैं कर्म। क्या है? कर्म। अब इसका तद्भव है कर्म। कर्म का है कर्म। क्या है दोस्तों? कर्म। क्रम। जितने भी ये र है सारे के सारे स्वर रहित है। जब ये तद्भव शब्दों में प्रयोग होंगे तो ये र अपनी सुविधा के अनुसार कहीं तो स्वर सहित हो जाएगा, कहीं वह विलुप्त हो जाएगा, कहीं उसकी अलग अलग संरचनाओं के अनुसार हमने अपने उच्चारण में सुविधा के अनुसार इनमें परिवर्तन कर लिया दोस्तों। अब हम बात करते हैं कार्तिक। कौन सा दोस्तों? कार्तिक।
कार्तिक का तद्भव शब्द हमारे पास दोस्तों है कार्तिक। क्या है? कार्तिक। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा है गर्त। गर्त को हम क्या कहते हैं दोस्तों? गड्ढा। गर्त, गर्त का गड्ढा होता है, गड्ढा। तो दोस्तों ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है कि हम तत्सम और तद्भव शब्दों में जो परिवर्तन है वह किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से स्वर है वो सीधे तौर पर, आम तौर पर हम ये समझ सकें कि ये तद्भव है और ये तत्सम है। अब हम अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है उसको समझते हैं, उसके बाद में हम आगे की जानकारी अर्जित करेंगे दोस्तों। तो आगे हम जानना चाहते हैं कि ये आप यहाँ तक का मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि तत्सम और तद्भव में कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है। क्योंकि आम तौर पर मैंने देखा है कि विद्यार्थी हैं वो सीधे के सीधे इसकी क्रैमिंग करते हैं, सीधे का सीधा इसका रोटिंग करते हैं, नोटिफिकेशन के द्वारा उसको रटन पद्धति से याद कर लेते हैं। अब हम अगला जो हमारा नियम है दोस्तों उसको मैंने एक व्यवस्थित तरीके से इनको किया है। तो अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास संयुक्त वर्ण हैं, संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं, मैंने वर्णमाला में आपको बताए थे दोस्तों। संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण है वह हमेशा तत्सम होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? तत्सम होते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं दोस्तों बताइएगा कमेंट करके। क्योंकि आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों वह प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। प्लेलिस्ट में वर्ण विचार नामक टॉपिक है, वर्णमाला, उधर जाके आप अच्छे तरीके से देख लेना। मानक हिंदी वर्णमाला को मैंने अच्छे तरीके से समझाया है जिसको आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो अब आप बताइएगा कि जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है या मिश्रित व्यंजन वर्ण है वह 4 है और कौन कौन से हैं दोस्तों। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ क्ष, त्र, ज्ञ एवं श। ये दोस्तों हमारे पास कौन कौन से वर्ण हैं? क्ष, त्र, ज्ञ एवं श। ये चारों के चारों वर्ण हमारे पास संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं और ये शब्द, ये वर्ण हमेशा के लिए तत्सम शब्दों में ही प्रयोग होते हैं। ये कभी भी तद्भव शब्द में प्रयोग नहीं होते हैं। इनका हम कुछ एक उदाहरण जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अश्रु। दोस्तों अश्रु का तद्भव शब्द क्या होता है? तो आंसू होता है, आंसू। क्या होता है दोस्तों? आंसू। अब जब हमारे आँखों में से पानी निकलता है उसे हम तत्सम शब्द में अश्रु कहते हैं और तद्भव में उसे आंसू कहते हैं। अब हम राजसी, हमारा दूसरा शब्द है रागी, इसे हम तद्भव में कहते हैं रानी। क्या कहते हैं दोस्तों? रानी। ये अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा संयुक्त वर्ण है उसके बारे में बात करते हैं मित्र। क्या है दोस्तों? मित्र। मित्र का तद्भव शब्द होता है दोस्तों मीत। मीत। क्या है? मीत। एक दो उदाहरण और ले लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी। क्या है दोस्तों? ये ऐसे र है, श्रेष्ठी। श्रेष्ठी का अर्थ क्या होता है दोस्तों बताइएगा। श्रेष्ठी का अर्थ होता है सेठ। अब हम इससे आगे की बात करते हैं दोस्तों। एक दो उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास त्रयोदश शब्द है। क्या है? त्रयोदश। त्रयोदश का अर्थ क्या होता है दोस्तों? 13 होता है, 13, 13। तो दोस्तों ये आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, सूत्र। क्या ले लेते हैं? सूत्र।
इसका होता है सूद। तो दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई है। इसके बारे में हमने गहराई से अध्ययन किया, समझा, सीखा, जाना। अब हम आगे की बात करते हैं। एक दो उदाहरण ऐसे री के हैं, कई हैं। सृष्टि का अर्थ होता है, हमने पहले लिखा था, सॉरी भूल गया मैं, वापस यहाँ पर लिख लेता हूँ। जो सृष्टि है, सृष्टि का अर्थ होता है सेठ। तो दोस्तों इनके बारे में हमने अच्छे तरीके से जाना, समझा, समझने का प्रयास किया। ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम समझते हैं। अब हमने क्ष का एक उदाहरण नहीं लिया, तो एक दो उदाहरण इसके ले लेते हैं। तो क्ष का जो उदाहरण है दोस्तों, उसमें क्षण शब्द है। जैसे क्षण, क्षण है। क्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों? छिन। वैसे कह दूं आपको, इसके लिए जब इसका तद्भव बनाते हैं तो इसके लिए विशेष प्रकार से दो तीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक तो ये किया जाता है, एक ये किया जाता है, और ये एक ख किया जाता है। एक चश किया जाता है, एक श किया जाता है, और एक ख किया जाता है। इसके संदर्भ में ये तीन शब्द तद्भव बनाते समय प्रयोग में लिए जाते हैं। क्षति, क्या दोस्तों? क्षति। क्षति का मतलब होता है हानि। हानि है तो इसका भी यह ही हुआ क्षति। ये दोस्तों आपको समझ में आ गई है बात। अब हम बात करते हैं क्षीण। क्षीण, क्षीण का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्षण भंगुर, जो क्षीण होने वाला, उसका अर्थ होता है छिन्न। छिन्न, छिन्न में नष्ट होने वाला। अब हम अगली बात करते हैं क्षार। क्षार, क्या? क्षार। क्षार का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एक और शब्द ले लेते हैं हम, क्षेत्र। क्षेत्र, जिसको हम एरिया कहते हैं दोस्तों। क्षार का यहाँ से क्ष का ये ख बना, खार, क्षेत्र का खेत बना। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई है कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ दोस्तों। अब हम कल ऐसे कई और थोड़े बहुत और उदाहरणों के बारे में जानेंगे दोस्तों, कि कौन कौन से शब्द है वो तत्सम में आते हैं, कौन कौन से तद्भव में आते हैं। जब तत्सम से तद्भव में बनाते हैं तो कौन कौन से शब्द है वह परिवर्तित, कौन सा शब्द किस में परिवर्तित होता है, कौन से शब्द में ये शब्द आ गया तो तत्सम होगा या तद्भव होगा। ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे। तो कल हम इसके बारे में तद्भव और तत्सम शब्द की क्लास है उसको कंप्लीट कर देंगे। फिर आगे हम देशज शब्द और विदेशी शब्द, इनके बारे में भी अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। विदेशी शब्द है जिसमें अंग्रेजी से आए हुए, उनको तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। अरबी और फारसी के शब्द है, उनको मैं अच्छे तरीके से कहानी के द्वारा समझाने का प्रयास करूँगा। अरबी के लिए भी एक कहानी समझाऊंगा और फारसी के लिए भी एक कहानी के द्वारा आपको समझाऊंगा, ताकि आप कभी भी इन शब्दों को भूल नहीं पाओ। क्योंकि अरबी और फारसी, उर्दू, ऐसे कई शब्द हैं, तीनों भाषाओं के शब्द हैं, वह मिक्स हो जाते हैं। फिर हम भूल जाते हैं कि ये अरबी का था या फारसी का था या फिर उर्दू का था, क्योंकि ये मिलते जुलते शब्द है, जिसको या तो हमें रट्टा मारना पड़ता है या फिर समझना होता है। तो मैं कहानी के द्वारा अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। बने रहिएगा। इन कहानियों के माध्यम से इन शब्दों को याद करने के लिए कल मेरे साथ जुड़ना, ताकि आप अच्छे तरीके से इनको याद कर सकें। इनके बारे में कल बात करेंगे। तो दोस्तों आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास में जो घंटी है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम क्लास को लेकर आएँ आपके लिए वो सूचना घंटी बज सके, सूचना पहुंचा सके आप तक, ताकि आप क्लास को छोड़ ना पाओ, उसको अच्छे तरीके से समझ सको। ये बहुत ही उपयोगी है। मेरा मिशन है, मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो लक्ष्य है वो ये है दोस्तों, कि आपको 30 में से 30 मार्क्स हिंदी में मैं दिलाऊं।
किसी भी कीमत पर, बशर्त यह है कि आप मेरे से जुड़े रहिए। अपने दोस्तों को भी 30 में से 30 हिंदी में दिलाने के लिए इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, और टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हमारी इसकी सूचना आप तक मिलती रहे आपको। और खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। कल वापस मिलते हैं नए जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद।